हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में स्मार्ट वर्क्स, कोवर्किंग स्पेसेस, आईपीओ के लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में। तो दोस्तों, कल के दिन आपको स्मार्ट वर्क्स कोवर्किंग की लिस्टिंग होती हुई देखने को मिलेगी और लिस्टिंग किस प्रकार की हो सकती है इसके बारे में इस वीडियो में हम समझेंगे। क्या कल एक बड़ा लिस्टिंग गेन मिलता हुआ नज़र आ सकता है? बड़ा लिस्टिंग इन सेंस मतलब ये कि क्या 15-20% भी ऊपर खुल सकता है, या फिर कल डिसअपॉइंट करता हुआ नज़र आएगा और ये आईपीओ क्या डिस्काउंट में खुलेगा? तो जो सारे क्वेश्चन है आपके उसके वीडियो इस वीडियो में उसके आंसर आपको मिल जाएंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, 10 रुपये की फेस वैल्यू के साथ कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई थी। 407 रुपये का इसका प्राइस बैंड था, मतलब आपको अलॉटमेंट मिला है तो 407 का आपको एक शेयर मिला है। टोटल 36 शेयर्स मिले अगर आपने रिटेल कैटेगरी में लगाया तो। अब जब भी दोस्तों हम लिस्टिंग की बात करते हैं तो पहले हम ये देखते हैं कि आईपीओ किस प्रकार का था। तो दोस्तों, ये आईपीओ था फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों का कॉम्बिनेशन। टोटल 582 करोड़ का ये आईपीओ था विद फ्रेश इशू ऑफ 445 करोड़ और बाकी का बचा हुआ ऑफर फॉर सेल ऑफ ओनली 137 करोड़। तो कह सकते हैं कि देखिए, जो बड़ा पोर्शन था वो फ्रेश इशू का था, छोटा सा पोर्शन था ऑफर फॉर सेल का, क्योंकि हमेशा ऑफर फॉर सेल को उतना पॉजिटिव नहीं माना जाता है, इसलिए हम हमेशा बात करते हैं। दूसरी चीज़ देखते हैं हम, वो है दोस्तों सब्सक्रिप्शन। अब जो सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आता हुआ नजर आया है, क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से ऑलमोस्ट 25 गुना इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया। 25 टाइम्स का मतलब ये है कि क्यूआईबी ने इस आईपीओ में 2884 करोड़ रुपीस डाले। अब आप कह सकते हैं दोस्तों, मनी वाइज तो उतना ज़्यादा नहीं है, बट 25 गुना आप कह सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन ऐसा नहीं कि बहुत ही कम होता है। तो क्यूआईबी का ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन हमको ओवरऑल आता हुआ दिखा। एचएनआई कैटेगरी ने 23 गुना के आसपास इस आईपीओ को भरा। 2000 करोड़ रुपए एचएनआई की तरफ से हमको आते हुए देखने को मिले। वहीं जो रिटेल कैटेगरी थी वो 3.69 टाइम्स भरी, यानी करीबन रिटेल ने 748 करोड़ रुपीज़ इस आईपीओ में डाले। एम्प्लॉय ने 2.5 गुना, तो टोटल मिलाकर क्लोज टू 14 टाइम्स के आसपास हमको ये इशू सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। नहीं, ओवरऑल इशू को ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन आप कह सकते हैं मिलता हुआ नजर आया। तो ओवरऑल सब्सक्रिप्शन का भी पॉइंट हमने देख लिया। तीसरी चीज़ हम देखते हैं दोस्तों, कंपनी की हमेशा फिनेंशियल्स। तो अगर आप देखेंगे कंपनी के नंबर्स को, तो लगातार आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी के जो एसेट्स हैं वहाँ पर आपको तब भी ग्रोथ देखने को मिली है। जैसे 4473 करोड़ थे, उसके बाद थोड़े से कम हुए, बट फिर अगर आप देखेंगे तो 4650 करोड़ हो गए, यानी यहाँ पर आपको एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। फिर रेवेन्यू कंपनी का 744 करोड़ था 2023 में, फिर अगले साल 1113 करोड़ हुआ और फिर 1409 करोड़ रुपए पे हमको कंपनी का रेवेन्यू आता हुआ दिखा। यानी यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो एक कंटिन्यूस ग्रोथ नजर आई। देन कंपनी का मुनाफा, तो मुनाफा तो दोस्तों था ही नहीं, कंपनी का घाटा था। 101 करोड़ के घाटे से कंपनी सीधा 50 करोड़ के घाटे पे आई 2024 में, बट उसके बाद कंपनी का जो घाटा था वो सीधा 50 करोड़ से बढ़कर 63 करोड़ हो गया। यानी ओवरऑल कंपनी अभी तक दोस्तों अगर आप देखेंगे तो जो प्रॉफिट है वो रिपोर्ट नहीं कर पाई है। बाकी अगर आप देखेंगे बोरोइंग कंपनी के ऊपर 397 करोड़ की थी। तो ये सारी चीज़ हमने देखी, लेकिन हमेशा हम कुछ और बातें करते हैं कंपनी के बारे में। आपको पॉइंट बताता हूँ, तो वो बात करते हैं, देन हम आएंगे सीधे लिस्टिंग पे। जो लोग नहीं जानते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, स्मार्ट वर्क जो है वो भारत का सबसे ज़्यादा मैनेज कैंपस ऑपरेटर है इंडिया के अंदर। मतलब इनका जो ओवरऑल बिजनेस है वो याद रखिएगा अभी फैला हुआ है ऑलमोस्ट 8.99 मिलियन स्क्वायर फीट के अंदर। इतना कंपनी याद रखिएगा टोटल जो इनका एसबी है वो मैनेज करती है। कंपनी के जो मेजरली क्लाइंट्स रहते हैं वो याद रखिएगा मिड टू लार्ज क्लाइंट्स रहते हैं, और इनका जो एवरेज लीज पीरियड रहता है, मतलब याद रखिएगा जो कंपनी बिल्डिंग लेती है वो लीजेस पे लेती है इनके लैंडलॉर्ड से। और ये लैंडलॉर्ड्स को जो भी कंपनी याद रखिएगा यहाँ पर लीज पे ले रही है, तो उसको ऐसा नहीं है कि देखिए थोड़े से समय के लिए कंपनी ले लेती है। 10-15 साल का कंपनी का याद रखिएगा पीरियड रहता हुआ देखने को मिलता है। तो एक लंबा अवधि कंपनी का रहती है। इसमें कंपनी अपना सब कुछ कस्टमाइज़ करती है, बिल्डिंग को जो क्लाइंट्स की नीड है उसके हिसाब से बनाया जाता है, साइनिंग एग्रीमेंट्स होते हैं। बट अगर आप इसका ही सेम पीयर देखते हैं लाइक ऑफिस स्पेस, तो ये बात ध्यान रखिएगा वो मैनेज करता है एग्रीगेशन मॉडल को। मतलब उनके अंदर याद रखिएगा लैंडलॉर्ड को भी कैपेक्स शेयर करना पड़ता है, बट यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा ये पूरा खुद करते हैं। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि पैसा जो है वो ज़्यादा लगता हुआ देखने को मिलता है इस कंपनी का। इसके अलावा कंपनी के पास अच्छे खासे क्लाइंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, अच्छी खासी सीट्स है, ये आप कह सकते हैं ओवरऑल। तो वो सारी चीज़ें पॉजिटिव है। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि कुछ रिस्क भी है। रिस्क क्या है कि देखिए कंपनी के जो आरएचपी है इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, लार्ज नंबर ऑफ एलिगेशंस जो है वो लगते हुए देखने को मिले अगेंस्ट प्रमोटर या फिर प्रमोटर ग्रुप। अब इसके अंदर दोस्तों इन्वॉल्व है सीबीआई, ईडी, एसएफआईओ, ये सब याद रखिएगा आपको इंक्लूडेड देखने को मिलते हैं। काफ़ी सारे टैक्स प्रोसीडिंग्स है जो कंपनी के ऊपर चलते हुए देखने को मिल रहे हैं। कई जगह पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी है जो यहाँ पर चलते हुए देखने को मिल रहे हैं। डीआरएसपी फाइलिंग के बाद काफ़ी सारी कंप्लेंट्स भी सेबी को मिलती हुई नजर आई, और जो इनके बुक रन लीडिंग मैनेजर्स है याद रखिएगा उनको भी काफ़ी सारी कंप्लेंट्स मिलती हुई नजर आई। बाकी बताया गया कि वो सारी खबरें
डिनाई कर दिया गया कंपनी के द्वारा, उसको मना कर दिया गया। बट द थिंग इज़ कि हाँ डेफिनेटली थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ, इसकी लिस्टिंग को रुकवाने के लिए दोस्तों काफ़ी एक मतलब कह सकते हैं एनजीओ है, उसने काफ़ी कोशिश करी कि किस तरीके से इस आईपीओ की लिस्टिंग को रुकवाया जाए। लेकिन आज उस पर एसएटी का जो फैसला है वो निकल कर आ गया और उन्होंने डिसमिस कर दी अपील टू रीस्ट्रेन द आईपीओ ऑफ स्मार्ट वर्क्स कोवर्किंग। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि कोई गुड रीज़न नहीं मिला कि हम इसकी लिस्टिंग को रोकते हुए नजर आए। ये मामला क्या था कि देखिए, इसमें एक एनजीओ है जो अपने आप को कहलाता है इंफ्रास्ट्रक्चर वॉचडॉग, राइट। तो इन्होंने स्मार्ट वर्क्स कोवर्किंग के खिलाफ कह सकते हैं एसएटी में अपील फाइल की थी कि इस कंपनी को लिस्ट ना होने दिया जाए। लेकिन इसमें एसएटी ने कहा कि कोई जो अपील की गई है इज़ डिसमिस्ड नो कॉस्ट। वहीं एक डिटेल ऑर्डर अभी हमको आता हुआ देखने को मिलेगा, वो अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। बट जो स्टे रिक्वेस्ट थी वो इंफ्रास्ट्रक्चर वॉचडॉग ने डाली थी कि इसमें स्टे हमको मिलता हुआ नजर आया, कंपनी की लिस्टिंग रोकी जाए। लेकिन एसएटी ने साफ कह दिया कि हमको कोई सही रीज़न नहीं मिला कि हम इस ऑर्डर को पास करें, कि इस लिस्टिंग को रोकें। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी के लिए तो ये पॉजिटिव हो गया। अब ये बात ध्यान रखिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर वॉचडॉग जो एक एनजीओ है, इसने 8 जुलाई को इस आईपीओ को रोकने के लिए कोशिश करी थी, जिसमें एलिज किया था कि स्मार्ट वर्क्स कोवर्किंग वाज अ सेक्शन 8 कंपनी और चैरिटेबल एंड नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज़, ये ऐसा कहा गया था। और जो एलिगेशन थे वो ये थे कि बहुत सारे बेनामी फंड्स हैं जिसमें मनी जो है लोगों से ली जाती है फ्रंट पे, फिर उसको अलग गलत तरीके से यूज़ किया जाता है, जो बेनामी ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो इसके ऊपर आरोप लगाया गया था। बट जैसा मैंने कहा, ये आरोप जो है वो अभी तक साबित नहीं हो पाया है। और जो लिस्टिंग रोकने की बात थी वो यहाँ पर एसईटी ने मना कर दिया, तो लिस्टिंग तो होती भी दिखेगी, राइट। तो ये डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम्स है, जो यही बात ध्यान रखिएगा, अगर आगे चल के इस पर कुछ हमको अपडेट आता हुआ देखने को मिलता है या फिर वो सही साबित होते हैं तो अपने आप में दिक्कत बनती भी नज़र आएगी। बट अभी तक अगर आप कह सकते हैं कि इस पर कुछ ऐसी खबरें आई नहीं है कि ये सही है, राइट। बाकी ये बात ध्यान रखिए, जो कंपनी है, ये जो कंपनी पूरा फ्रेश इशू लेकर आई है, इस पर कंपनी ने साफ कहा है कि कैपेक्स के लिए कंपनी यूज़ करेगी नए सेंटर, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स 225 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। इसके अलावा कंपनी ने भी कहा है कि अपने कर्जे को हम कम करेंगे, डेट पे खर्चा करेंगे, जो डेट है उसको चुकाएंगे, यानी 114 करोड़ रुपए कंपनी चुकाएगी अपने डेट को। 300 करोड़ की करंट डेट है, अब वो घट के 185 करोड़ की रह जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि इससे कंपनी की इंटरेस्ट कॉस्ट भी बचती हुई नजर आएगी, ये बात क्लियर है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर लिस्टिंग पे। देखिए, लिस्टिंग मेरे हिसाब से किस प्रकार की हो सकती है, पहली बात ध्यान रखिएगा, 407 का इसका प्राइस बैंड है, 36 शेयर है। PROE डेफिनेटली है नहीं बिकॉज ऑफ द लॉस। कंपनी का ROC 42.3% का है, जो बढ़िया है। देखिए, कंपनी मैं ये कह सकता कि बहुत ख़राब है, बट डेफिनेटली कुछ इश्यूज़ है जिसको रिजॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे, ये जो लीगल ट्रबल है वो आई थिंक कंपनी को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से स्टिल ये नुकसान में नहीं खुलेगा, यानी डिस्काउंट में खुलने के चांसेस बहुत कम है। आई फील कि 420 से 440 के बीच में इसकी लिस्टिंग देखने को मिलनी चाहिए, यानी 500 से 1000 रुपये के आसपास का मुनाफा आपको होना चाहिए। आई थिंक कंपनी के अंदर थोड़ा सा व्यू आपको ये लेकर चलना पड़ेगा कि लॉन्गर व्यू अगर आप लेंगे तो बेटर रहेगा। हाँ, जब तक लॉन्गर व्यू की बात ध्यान रखिएगा तब तक सही है, जब तक कंपनी के ऊपर कुछ दिक्कत ना आए, राइट। अगर कंपनी के ऊपर दिक्कत आ गई तो फिर बात अलग ही है, राइट, ये जो भी लीगल केसेस है। बट आई थिंक ये कि कंपनी का जो मॉडल है वो इस तरीके का है कि इसमें समय लगेगा दोस्तों पैसे बनने में, और उसके बाद जब पैसा बनना चालू होगा तो वो काफ़ी अच्छे से बनेगा। बट जैसे मैंने कहा, उसमें टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा वो पेशेंस रखना ज़रूरी है। आई थिंक कंपनी प्रॉफिटेबल हो जानी चाहिए कुछ साल, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पर कुछ सालों में। लेकिन बात वही है ना कि देखिए, जैसे कि कंपनी ने एक प्री आईपीओ फंड राउंड किया था, राइट। अब वो जो प्री आईपीओ फंड राउंड कंपनी के द्वारा किया गया था, वो किया गया था जो प्राइस उससे 10% ऊपर, और कंपनी याद रखिएगा 407 पे अपना आईपीओ लेकर आई। तो आप समझिए, जो प्री आईपीओ फंड राउंड किया गया उससे भी नीचे कंपनी अपना वैल्यूएशन लेकर आती है। कंपनी जरूर लॉस मेकिंग है, बट कंपनी के अगर आप कैश फ्लो देखेंगे तो वो बढ़िया दिख जाएंगे आपको, प्रॉफिट्स। उसके कारण अगर अभी आप देखेंगे हो क्या नहीं रहा है कि देखिए, जो इनका इंटरेस्ट कॉस्ट है, जो कंपनी पैसा खर्च करती है लगाने में पूरे ऑफिसेस, राइट, वहाँ पर खर्चा हो रहा है, तो वो आई थिंक प्रॉब्लम है। बट ठीक है, आई थिंक कंपनी के अंदर अगर आपका व्यू लॉन्गर टर्म का है तो आई डोंट फील कि ये कंपनी ख़राब है, राइट, अच्छा कर रही है। इस सेक्टर के अंदर आप समझ सकते हैं कि अपने आप में इनकी मार्केट लीडरशिप काफ़ी बढ़िया है। तो इसलिए मेरे हिसाब से दोस्तों 420 से 440 के बीच में लिस्टिंग होनी चाहिए। अब देखते हैं कल चौंकाता है या फिर हम कह सकते हैं कि निराश करता है। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में आप लोगों का व्यू क्या है। मेरा जो व्यू है वो आपके सामने मैंने पेश कर दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।